ओके, चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे डचों की, ठीक है, सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे, आप अंग्रेजों की बात कर रहे थे, ठीक है। और जरा देखिए स्क्रीन पर, आप लोग, आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, इसको रीड कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने, ठीक है। ठीक, लिसन, अभी स्टेटस क्या है, अभी यहां पे चल क्या रहा था, आप जरा उस चीज को, घटनाक्रम को पूरा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आप एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, आप ब्रिटेन को जो है हम लोग कहते हैं व्यापारियों का देश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कई बार बच्चों वाले एग्जाम में, मतलब बच्चों वाले एग्जाम का मतलब मेरा है कि ऐसे एग्जाम्स, कांस्टेबल वगैरह के जो एग्जाम्स हो गए वहां पर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्री ऑफ मर्चेंट्स, कंट्री ऑफ मर्चेंट्स कहते हैं हम लोग इसको जो है, ठीक है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन जिसे कंट्री ऑफ मर्चेंट्स कहते हैं, वो हिंदुस्तान के व्यापार के अंदर में पीछे कैसे रह गया। या सो नो, जरा बताइएगा, आप लोग भी जरा इस बात को बताएंगे मुझे कि आखिर ये पीछे रह कैसे गया, इजंट इट, या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जरा एक बारी मैसेज करेंगे आप लोग मुझे, कोई गेस कर सकता है, या ये लंबी प्लानिंग कर रहे थे कि बेटा हम लोग मार्केट में जब उतरेंगे ना तो धुआं उठा देंगे एकदम। आप नहीं मुदित, आप, क्रुसेड्स का समय तो बीत चुका था बच्चे, धर्म युद्धों का समय तो बीत चुका था, ठीक है। चलिए, एक्चुअली ब्रिटेन के लोग प्लानिंग कर रहे थे, ब्रिटेन के व्यापारी प्लानिंग कर रहे थे कि जाना तो है, बस सही समय आने दो। और ब्रिटेन के ट्रेवलर्स लगातार भारत आ रहे थे। अगर हम इनके ट्रेवलर्स की बात करें, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन के यात्रियों की जो भारत आए, ट्रेवलर्स की बात करें, तो इसमें आप यात्री कहां के, कौन से देश के यात्री, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है भाई। ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो आने वाले यात्री थे हम उनकी बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। और इसमें जो पहला नाम है वो है रॉल्फ फिच। पहला नाम किसका है यहां पर, रॉल्फ फिच। और एक अगला नाम है जॉन मिल्डेन हॉल का। और रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डेन हॉल, ये दोनों जब भारत आए थे तो उस समय भारत का जो शासक था वो था अकबर। कौन था, भारत का शासक कौन था, अकबर था, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे शायद ये सोचने का या ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये लोग भारत कब आए, इनके आने के ईयर्स क्या थे। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं, आप, एवरीथिंग इज नॉट रिकॉर्डेड ईयर वाइज इन हिस्ट्री। हिंदी में बोलूं इस बात को तो इतिहास में हर एक घटना का ईयर मेंशन नहीं है। ये तो पता है घटना हुई है, ये पहले है, ये बाद में है, ये भी पता है, लेकिन कब है, एग्जैक्टली कब है, ये नहीं पता। जैसे कि वो गांव देहात में नहीं होता था कि वो बच्चों के डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होते थे, लेकिन ये तो पता है ना कि ये बड़ा वाला बेटा है, छोटा वाला ये पहले पैदा हुआ, बाद में पैदा हुआ।
वही कहानी यहाँ पर है। रॉल्फ फिच पहले आया, जॉन मिल्डन हॉल बाद में आया, दोनों अकबर के दरबार में आए, लेकिन ईयर पे इतिहासकार डाउट में रहते हैं। कुछ ईयर, कुछ छुटभइये इतिहासकारों की भी कैटेगरी होती है ना, गली मोहल्ले वाले, नुक्कड़ वाले इतिहासकार, वो लोग बता देते हैं कि जॉन मिल्डन हॉल जो है ये आया था 1599 में, ये आया था 1584 में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत के जो सबसे बेहतरीन इतिहासकार हैं, चाहे वो एस.सी. वर्मा सर हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे सतीश चंद्रा सर हो जेएनयू के, विपिन चंद्रा सर हो जेएनयू से, सौरभ वाजपेयी सर हो, अभी तो वाजपेयी सर पढ़ाते हैं डीयू के अंदर में, ठीक है। तो आप इन लोगों ने ईयर्स नहीं लिखे हैं, परहेज किया है और बताया है बकायदा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने तो ये जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, मैंने हमेशा इन्हीं को पढ़ा है। डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू के इतिहासकार जो हैं, एएमयू के जो रिनोड लोग हैं, उनकी ही किताबें पढ़ी हैं। अपन ने तो कभी गली नुक्कड़ के इतिहासकारों को तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 10 साल के ऊपर हो गया पढ़ाते हुए, तो आप लोगों के द्वारा मालूम चलता रहता है सर इस किताब में वो लिखा है, इसमें वो लिखा है। तो अब वो भी मालूम चल गया कि ये छुटभइये इतिहासकारों ने क्या क्या लिख रखा है, गले नुक्कड़ के इतिहासकार जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है भाई। ओके चलिए, आप नहीं अनीता, एक बच्ची हैं, इन्होंने कुछ क्वेरी किया है, बता देता हूं मैं। अकबर का शासनकाल था बच्चों 1556 से 1605, ये रूलिंग टाइम था अकबर का, ठीक है। अच्छा ध्यान रखेंगे आप लोग, 1556 से 1605 ये रूलिंग टाइम था अकबर का। और सुनो, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा कि अकबर कब से कब तक शासन किया था उसने, लेकिन इसमें क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। चलिए, तो अब अंग्रेजों की भारत में एंट्री की पूरी प्लानिंग बन रही थी, और अंग्रेजों के कुछ एक करीब 217 के आसपास जो है ब्रिटेन के अंदर व्यापारी थे, और इन व्यापारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम था, भारी भरकम नाम है बेटा। इसी को शॉर्ट में कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का शॉर्ट नेम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की रानी थी, इनका नाम था, यहां पर मैं लिख देता हूं एलिजाबेथ फर्स्ट, यहां पर लिखा नहीं है ना, ये एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ध्यान रखना। और अभी ब्रिटेन की रानी कौन है, वर्तमान में ब्रिटेन की रानी कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड है, ठीक है। अच्छा भाई, इन्होंने लाइसेंस दिया कि तुम भारत से व्यापार कर सकते हो, ठीक है भाई, मिल गया लाइसेंस, मिल गया व्यापार करने का, वेरी गुड भाई, बधाई हो, लाइसेंस मिल गया अंग्रेजों को। अच्छा भाई, अब देखते हैं ये क्या गुल खिलाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने प्लानिंग किया हिंदुस्तान के साथ में व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापार करना है हिंदुस्तान के साथ में आकर के। और यहां पर आप लोग देखिए, ये है इंग्लैंड, मैप पर देखिए, ये है इंग्लैंड। और अब यहां से हिंदुस्तान आने के लिए बंदे निकलेंगे, लेकिन ये बंदे निकल पाते उसके पहले ही एलिजाबेथ फर्स्ट की हो गई डेथ। और एलिजाबेथ फर्स्ट जब मर गई तो ब्रिटेन का नया राजा बना, उसका नाम था जेम्स प्रथम। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बातचीत की जेम्स से कि सर अब आप बताओ आप क्या करोगे। रानी साहिबा ने तो बड़ा काम किया था, रानी साहिबा ने तो इतना काम किया था, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए। रानी साहिबा ने तो इनको लाइसेंस दिया था 15 साल के लिए, और साथ में क्या दी थी? मोनोपोली, मतलब कि भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और कोई व्यापार कर ही नहीं सकता था। ये तो इतना
जो है मेहरबान थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के ऊपर में। अच्छा भाई, और ये सब मैंने बता दिया है, पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है मैंने, डिस्कस कर दिया आपके साथ में पॉइंट को, ठीक है। 217 पार्टनर्स थे, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है एक, कि जिस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, कंपनी कब बनी, 1600 में बनी ना लंदन में। जिस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ 1600 में, तो भारत का राजा कौन था, भारत का राजा था अकबर। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर में आप लोग, ठीक है। अच्छा भाई, अभी अभी इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, रॉल्फ फिच एंड इन सब के बारे में बात कर दी है मैंने, ये बात हो गई। हमें इंतजार है जहांगीर के दरबार का, और एक सेकंड रुकना आप लोग जरा, मिला, ये मिल गया जेम्स, मैं इसी से मुलाकात तुम्हारी करवाना चाह रहा था। नाम तो मैंने पहले बोल दिया था, मैं पॉइंट दिखाना चाह रहा था, रिटर्न में दिखाना चाह रहा था आपको। हॉकिंस को भारत किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने। और हॉकिंस भारत आने वाला पहला आधिकारिक राजदूत था, पहला ऑफिशियल एम्बेसडर था। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था बच्चों, जरा नाम बताओ। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। फंस गए अनंत बिस्ट, फंस गए बेटा। हर्षवर्धन ने सही आंसर किया है। जरा और भी लोग सही आंसर करो भाई, सही ही बताना। अरे एक बच्चे ने तो गजब कर दिया है, आर्मेडा बता दिया है। हाँ भाई, रेट करो जरा इसको, अभी तुम्हारे डाउट्स खत्म होंगे 2 मिनट में। रीड करके मुझे मैसेज करो, डीएन लिख के, डन हो गया रीड। बढ़िया। देखिए, आपके डाउट खत्म हुए, जरा आप मुझे ये बताओ पहले, चलिए भाई जरा सुनिए मेरी बात। देखिए, श्रेया बता रहा हूं बेटा, सुनिए। रॉल्फ फिच जॉन मिल्डेन हॉल ट्रेवलर हैं। ऐसे समझो कि मैं और तुम, मान लीजिए कि तुम में से कौन आ जाएगा मेरे साथ घूमने, वो हिमाचल वाला बंदा कौन है, ऋषभ। हाँ,
अपन दोनों, मैं और ऋषभ गए ऑस्ट्रेलिया। ऋषभ बोल रहा है कि मैं हूं भारत का राष्ट्रपति और मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं भारत का प्रधानमंत्री। लोग मान लेंगे? बताओ, नहीं मानेंगे ना। अब ऋषभ बोले और मैं भी बोलूं हम दोनों भारत के हैं, सही बात है, तो दोनों भारत के, पासपोर्ट भारत का है। कहने का मतलब यह हुआ कि रॉल्फ फिच, ठीक है, रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल दोनों ब्रिटेन के थे, लेकिन वो ऑफिशियल लोग नहीं थे। अब मान लीजिए मैं और ऋषभ हूं, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं और हम दोनों बोल रहे हैं कि हम भारत सरकार के अधिकारी हैं, और अभी तो ना ऋषभ है ना मैं हूं। अब बोलने कुछ भी बोलते रहो, क्या क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहिए। तो अभी अल्टीमेटली है क्या चीज, रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल ये ब्रिटेन के लोग तो हैं, लेकिन वहां के ऑफिशियल एम्बेसडर्स नहीं हैं। रॉल्फ फिश तो कुछ जॉन मिल्डन हॉल तो कुछ ज्यादा ही बड़बोला था, और वो तो अपने आप को ये कह रहा था कि मैं तो एम्बेसडर हूं, लेकिन ये सेल्फ स्टाइल्ड हम लोग उसको कहते हैं। सेल्फ स्टाइल्ड मतलब कि स्वघोषित, हिंदी में कहते हैं क्या इसको, हिंदी में इसको कहते हैं स्वघोषित। आ रही बात समझ में? तो समझ में आ गई बात? पहले ये बताओ फटाफट मुझे, आप लोग ये बताइए जल्दी से। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ओके, तो अभी है क्या चीज, ब्रिटेन की सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल बंदा, जो आधिकारिक बंदा भारत आया था, ऑफिशियल बंदा, वो कौन था? वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। आ रही बात समझ में? कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये जब भारत आया उस समय भारत का राजा था जहांगीर। चलिए अब मैं जरा आपको कुछ और बातें बताता हूं। ये है एक इमेज हॉकिंस की, और बहुत चालाक बंदा था ये। जब इसको कहा गया भारत जाना है तुमको, तो इसने बोला ठीक। और इस बंदे ने तुर्की और फारसी, इस बंदे ने तुर्की और फारसी दो भाषाएं भी सीखी अलग से, क्योंकि भारत के अंदर मुगल दरबार था और मुगलों के दरबार में तुर्की और फारसी ही चलते थे उस जमाने में। हालांकि दुभाषीय होते थे जो ट्रांसलेट कर देते थे चीजों को, लेकिन अगर आप खुद जो है बात करेंगे लोकल लैंग्वेज में तो उसका इंपैक्ट दूसरा होता है ना। अब मैं मान लो गुजरात जाऊं और वहां पर लोगों से बोलूं केम छो, तो अच्छा फील आएगा ना, वहां पे करें गुजराती थोड़ी बहुत जानता है अरे बात समझ में? ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि लोकल लैंग्वेज जानने का ना असर ही उसका असर अलग पड़ता है। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस जब भारत आने के लिए निकला तो हॉकिंस इस बात को भी बढ़िया से जानता था कि रास्ते में बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। और चैलेंजेस कौन कौन से आने वाले हैं? एक तो मिलेंगे लुटेरे, मिल सकते हैं, पुर्तगाली तो पक्का पक्का मिलेंगे, या टेंशन देंगे ही देंगे, डच भी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अभी ऐसे में है क्या चीज, जब ये निकला है यहां से तो इसने करीब तीन जहाज तैयार किए हैं, तीन शिप लेकर के ये निकला है। और इन जहाजों में जो जहाज सबसे आगे चल रहा था इसका नाम था रेड ड्रैगन। और एग्जाम में निकला है क्वेश्चन, क्या निकला है क्वेश्चन रेड ड्रैगन से, अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। अच्छा भाई, कुछ और जहाज भी थे यहां पे, और इसमें से एक जहाज था हेक्टर, एक जहाज था हेक्टर, ठीक है, और एक और जहाज है जिसका नाम अननोन है, जिसका नाम अननोन है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तीन जहाज हो गए, रेड ड्रैगन और हेक्टर और एक अननोन जहाज।
नाम तो कुछ ना कुछ होगा ही उसका, सीधी सी बात है। रिकॉर्डेड नहीं तो क्या हुआ। अच्छा भाई, अब इस हेक्टर नामक जहाज के ऊपर में बैठा हुआ था कौन? इस हेक्टर नामक जहाज पर बैठा था कैप्टन हॉकिंस। कौन बैठा था? कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर पर बैठा हुआ था ये। ठीक है भाई। अच्छा, और एग्जाम में अब क्वेश्चन ये आता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? जवाब क्या होगा आपका? हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, नंबर 1। अब आप लोग मुझे जरा अपने कॉमन सेंस से बताइए कि भाई अगर ये 3 जहाज हिंदुस्तान के लिए चल रहे हैं और रेड ड्रैगन सबसे आगे चल रहा है, तो इंडियन वाटर्स के अंदर में, अरेबियन सी के अंदर में सबसे पहले कौन सा जहाज एंटर होगा? हेक्टर या रेड ड्रैगन? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा एकदम मैंने आपसे, जवाब भी पहले ही बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है अनंत। चलिए, तो अभी अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? रेड ड्रैगन वाज फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू कम इन इंडिया। भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिश जहाज था उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। और कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से आया था? तो आपका जवाब होगा कैप्टन हॉकिंस आया था हेक्टर जहाज से। ठीक है भाई। चलिए, अब आप लोग मुझे पहले यह बताएंगे, यहां तक कोई डाउट? जल्दी से रिप्लाई करो और फिर मैं आपको इसके एक सेकेंड डायमेंशन की तरफ लेके चलता हूं। डाउट वैसे होगा नहीं, मुझे पता है, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने समझाया भी उसी हिसाब से है। ठीक है, बट फिर भी अगर हैं तो बताइए। ठीक है, चलिए। कैप्टन हॉकिंस की जहांगीर से मुलाकात होती है 1609 में। 1608 में तो ये भारत आया, 1609 में जहांगीर से मिला। जहांगीर बड़ा खुश हुआ इससे, अरे तुर्की बोल रहा है, फारसी भी जानता है। जहांगीर ने इसको टाइटल दिया इंग्लिश खान, कि बेटा आज से तुम इंग्लिश खान हो। और अपने दरबार में 400 का मनसब दे दिया। मनसब को आप लोग समझिएगा पोस्ट, ओहदा, पोस्ट दिया 400 का। ठीक है। अच्छा भाई, और अब जो है, ये सब पॉइंट मैंने बता दिए हैं, हॉकिंस का जहाज वगैरह सब बता दिया है मैंने आपको। अब अंग्रेज भारत में आ तो गए, अब लेकिन अगला मुद्दा था फैक्ट्री वगैरह कैसे लगाएं। अब आप लोग तो जान ही रहे हो कि पश्चिम में पुर्तगाली बैठे हैं, पूरब में डच बैठे हुए हैं। डच थोड़ा सा ना ठीक ठाक लोग हैं, सहयोगी किस्म के लोग थे। और आंध्र प्रदेश का जो राजा था, कुली कुतुब शाह उस समय राजा था आंध्रा का, वो भी बड़ा पावरफुल था। तो आंध्रा के राजा ने अंग्रेजों को बोला आप हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कर लीजिए। तो इस तरीके से भारत के अंदर में अंग्रेजों की पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां पर लगी? मासुलीपट्टनम में लगी। लेकिन अंग्रेजों की कोशिश ये थी उनकी फैक्ट्री कहां पर लग जाए? अंग्रेजों की कोशिश ये थी उनकी फैक्ट्री लग जाए सूरत में। और सूरत क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मैप को देखें, जरा आप लोग ऐसे देखिए ना मैप को यार, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब सूरत यहां पर स्थित है। अब ये है इधर अफ्रीका का पूरा क्षेत्र, इधर यूरोप है। तो अगर यूरोप से कोई आएगा तो उसके लिए ज्यादा आसान कहां पर आना है? उसके लिए ज्यादा आसान है सूरत की तरफ पहुंचना। हालांकि केरला भी आसान है, लेकिन यहां भी आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा मैप ना, अरे यार अब पता बात क्या है, ये मैप थोड़ा सा और फिर अच्छा करना पड़ेगा मुझे। अब तुम लोग बातें ऐसे कर देते हो फिर। एक्चुअली
इंडिया जो है ना वो अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर है। लो भाई साहब, ये तो मैप भी नहीं बन रहा। नाराज हो गया? चलो ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। अच्छा भाई, ये है सूरत वाला क्षेत्र। अच्छा भाई, अब ये लोग इधर से आ रहे हैं तो इधर इनका प्रेफरेंस है कि यार सूरत में जगह मिल जाए, मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि सूरत में व्यापारिक सुविधाएं काफी ज्यादा थी, ट्रेड फैसिलिटीज काफी अच्छी थी सूरत के अंदर में। अच्छा, एक और बात थी कि सूरत उत्तर भारत से और दक्षिण भारत दोनों के साथ बढ़िया से कनेक्टेड था। होमवर्क देखिए कितना शानदार किया अंग्रेजों ने, इसीलिए प्रयास क्या है, सूरत मिल जाए। लेकिन सूरत पर कब्जा था पुर्तगालियों का, और ऐसे कैसे तुमको सूरत मिल जाएगा? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था कैप्टन बेस्ट, और एक बंदा और था, मैं नाम यहां लिख देता हूं, कैप्टन मिडिल्टन। क्या नाम था? कैप्टन मिडिल्टन। कैप्टन बेस्ट और कैप्टन मिडिल्टन ने पुर्तगालियों को 1612 में स्वाली के युद्ध में हरा दिया। स्वाली कहां पड़ता है? सूरत में पड़ता है, गुजरात में है, सूरत के पास एक गांव है स्वाली। और जब पुर्तगालियों को हरा दिया तो इस तरीके से सूरत उनके कब्जे में आ गया, और इस तरीके से इन्होंने सूरत के अंदर में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री स्थापित की। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहां लगी? सूरत में लगी। अब जरा आप लोग मुझे बताओ, फैक्ट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फैक्ट्री का मतलब क्या है बच्चों? फैक्ट्री वर्ड का मतलब क्या है? रिप्लाई करो जरा आप लोग। वेरी गुड अनु, बहुत अच्छे। और कौन था? अनंत। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। स्टोर हाउस बोल लीजिए या गोडाउन बोल लीजिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है सूरत वाला काम तो हो गया, फैक्ट्री वैक्ट्री लग गई यहाँ पे 1613 में आकर के। इसके बाद जेम्स ने थॉमस रो को भेजा थोड़ा सा और परमिशन वगैरह लेने के लिए। कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आया? थॉमस रो आया। अब आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए मैं डायग्राम से बता देता हूं आपको, समरी हो जाएगी आपके लिए, है ना। चलिए, नहीं तो पता लगा आप कंफ्यूजन में घूम रहे हो। देखो, ये है जेम्स फर्स्ट, और ये कौन था? ब्रिटेन का राजा। अब इसने भारत भेजा भाई। किसको भेजा भारत? पहले तो इसने भेजा भारत में कैप्टन हॉकिंस को, और फिर इसने भारत भेजा टॉमस रो को। ध्यान रखना दोनों बाद में आए, अलग अलग आए दोनों, ठीक है। ये 1608 में भारत आया था, और ये आया है 1615 के अराउंड। अच्छा, ये दोनों ही दरबार में किसके आए? इन कोर्ट ऑफ। हिंदुस्तान का राजा कौन था? और हिंदुस्तान का शासक था जहांगीर, अकबर का बेटा। 1605 से लेकर 1627 ये रूलिंग टाइम था जहांगीर का, ठीक है भाई। चलिए, तो ये मैंने इसको ना एक पूरा समरी कर दिया, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया है आप लोगों को? अब कुछ और डेवलपमेंट्स है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे डेवलपमेंट्स हैं, वो बता देता हूं आपको, और फिर अंग्रेज खत्म हो जाएंगे। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज कि जो अंग्रेज है, आप इनका एक राजा था, उसका नाम था चार्ल्स सेकंड। एक राजा था चार्ल्स सेकंड, ब्रिटेन का राजा हुआ था, बाद में हुआ। 1600
आप 68 के अराउंड जो है इसने बॉम्बे जो है दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बॉम्बे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा स्क्रीन पर। चार्ल्स सेकंड जो है ना, इसकी हुई थी शादी, इसकी हुई थी मैरिज। और मैरिज किससे हुई? मैरिज हुई कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ में। कैथरीन ब्रिगेंजा कौन थी भाई? कैथरीन ब्रिगेंजा थी पुर्तगाल की राजकुमारी। कौन थी ये? पुर्तगाल की राजकुमारी थी ये। अब पुर्तगाल की राजकुमारी थी तो पुर्तगाल की सरकार ने क्या किया, पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा बॉम्बे, बॉम्बे कब्जे में था पुर्तगालियों के, और इन्होंने, पुर्तगाल के लोगों ने बॉम्बे जो है वो गिफ्ट कर दिया चार्ल्स सेकंड को। बॉम्बे कब्जे में था बेटा चार्ल्स सेकंड। यहां देखो ना, चार्ल्स सेकंड की मैरिज हुई है कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ में, ये तो लिखा है, और क्या लिखा है? अच्छा भाई, ये ब्रिटेन का राजा है। चार्ल्स सेकंड कौन है? किंग ऑफ ब्रिटेन। समझ में आ गया बेटा? ओके, रिप्लाई करना एचपी। अच्छा भाई, तो इस तरीके से बॉम्बे गिफ्ट में मिल गया किसको? चार्ल्स सेकंड को। ये गिफ्ट में मिल गया ब्रिटेन के राजा को। अब ब्रिटेन का राजा क्या करेगा, बॉम्बे भारत में वो कहां पर, तो उसने क्या किया, बॉम्बे को ना किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुम रखो यार हमारे देश के लोगों को। अच्छा भाई, इन्हीं सब के बीच में कलकत्ता के आसपास के एरिया किराए पर लिए, जब जमींदारी खरीदी अंग्रेजों ने 1790 वगैरह के अराउंड, और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। भाई साहब, पूछा गया क्वेश्चन है ढेरों बार एग्जाम में कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। जी हाँ, फोर्ट विलियम की लोकेशन पूछी गई है, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, और कहां पर है? कलकत्ता में है ये, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा भाई, और कलकत्ता, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नोक ने की थी। 3 एरिया है, सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाता, इनको जोड़ करके कलकत्ता का निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, चलिए अब ये क्वेश्चन निकलते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना। बॉम्बे वाज फाउंडेड बाय गेरोल्ड अंगियार। बॉम्बे की जो स्थापना है वो की थी गेरोल्ड अंगियार ने। मद्रास की स्थापना एक ब्रिटिश ऑफिसर था, फ्रांसिस डे, इसने स्थापना की थी। ठीक है भाई, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भारत के अंदर सोना, चांदी, मदिरा लेकर के आते थे ब्रिटेन से, और हमारे यहाँ से क्या लेके जाते थे? कॉटन के कपड़े हो गए, सिल्क क्लॉथ्स हो गए, अफीम हो गई, मसाले हो गए, हाथी दांत हो गए, मोती हो गए, ये सब भारत से लेकर के जाते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, एक सेकंड रुकना। ठीक, अब आपके सामने ना एक चैलेंज आ जाएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, बॉम्बे की स्थापना किसने की, इनको याद कैसे किया जाए। इसको याद करने की ट्रिक है, ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखिए ट्रिक क्या है, कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, ठीक है, बॉम्बे
गैरों की हो गई, मदर्स डे फ्रांस में मनाएंगे। समझे, इसको याद कर लो और आपकी समस्या खत्म। कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, संस्थापक कौन, जॉब चार्नोक। बॉम्बे गैरो की हो गई, गैरोल्ड ओंगियार। और मदर्स डे मनाएंगे फ्रांस में। मदर्स का मतलब क्या है, मद्रास। और ये लिखा है फ्रांसिस डे। आ रही बात समझ में? ये राइम याद कर लीजिए और आपको जो संस्थापकों के नाम हैं वो रटने नहीं पड़ेंगे। हाँ भाई, ट्रिक कैसी लगी बताओ जल्दी से। और कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? सारी बातें बताइए मुझे। ओके गाइस, थैंक यू। चलिए, बस आप लोगों के काम आ जाए सारी चीजें, और ये चीज हो गई तो मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं बच्चे, कौन है, एचपी है? यहां देखो एचपी, एक तो नाम कुछ ढंग का रख लो बच्चे। आप जो आपका ओरिजिनल नाम है वो रख लीजिए। बेटा तीन जगहों को जोड़ करके, तीन जगहें हैं, लीडर नहीं है। सूता नदी, गोविंदपुर और कालीकाता, इन तीनों को जोड़ करके कलकत्ता का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बच्चे नाम रख लो ना देवांशु वहां पर, मुझे विजिबल एचपी हो रहा है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा देवांशु। आगे चलेंगे हम लोग यहां से अब। और अगला मुद्दा है हमारे सामने, अगला मुद्दा है फ्रांसीसियों का। ठीक है, चलिए। फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी होने की वजह से इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा था। और इस वजह से ये कंपनी भारत में क्या हो गई, असफल हो गई। भारत में इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, इसका सरकारी होना। सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था इस कंपनी के कामकाज के अंदर में। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। स्थापना किसने की, फाउंडर कौन था? अब जाहिर सी बात है भाई, सरकारी कंपनी है तो संस्थापक भी सरकार ही होने वाली है। ठीक है, और इसका संस्थापक था कोलबर्ट, जो कि फ्रांस की सरकार में एक मंत्री था, मिनिस्टर था। लिख देता हूं मैं यहां पे, फ्रेंच मिनिस्टर। और जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई, उस समय रूलर जो था फ्रांस का, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था, जिसके आदेश पर, देखो आदेश तो शासक का था, बनाई इसने, तो आदेश था फ्रांस के राजा का। और कौन था फ्रांस का राजा, लुइस 14th। बहुत पॉपुलर राजा था लुइस 14th फ्रांस के इतिहास के अंदर में। और लुइस 14th अपने आप को कहता था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मतलब बिल्कुल बाहुबली टाइप हो गया, माहेश मतीवार।
है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है, समथिंग लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अभी अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ और चीजें भी हुई हैं, कुछ और चीजें भी हुई हैं। यहाँ देख लीजिए, आप संस्थापक की बात कर दी, रूलर की बात कर दी हम लोगों ने, है ना। अब बात करते हैं पहली फैक्ट्री की, कि भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसियों की एंट्री हुई है 1664 के अराउंड, और भारत में इनकी पहली फैक्ट्री लग गई सूरत में ही, जहां पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी इन द ईयर 1667। और इस फैक्ट्री को स्थापित करने में इन्हें काफी हेल्प मिली थी, औरंगजेब की तरफ से काफी हेल्प मिला था। एक्चुअली औरंगजेब की अंग्रेजों से बनती नहीं थी, उसको लगा फ्रांसीसी आएंगे तो ये अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो है आप इसको सपोर्ट मिला इस कंपनी को जो है औरंगजेब की तरफ से, और मामला इनका सुलट गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। आप भारत के अंदर में एक जगह है पौंडीचेरी। एक जगह है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी की स्थापना एक फ्रांसीसी बंदे ने की थी, और इसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने फाउंड किया था पौंडीचेरी को। भारत के अंदर में फ्रांसीसियों की कॉलोनीज, इनकी बस्तियां कहां कहां पर थी? माहे केरल में है, करिकाल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब बड़ी पॉपुलर सी बस्तियां हैं इनकी, ठीक है। अब अंग्रेजों के साथ में इनका क्या रिलेशन रहा है ये भी देखना है जरा, क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं ना आपको अंग्रेजों ने क्या गुल खिलाए हैं। देखो अब डॉट्स कनेक्ट करने का वक्त आ चुका है स्टूडेंट्स। दिस इज द टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स, और कनेक्ट करें। देखिए, अंग्रेज जब अपनी ताकत बढ़ा रहे थे ना हिंदुस्तान में, तो पुर्तगालियों को तो उन्होंने स्वाली में पीट दिया, और पुर्तगाली फिर अंग्रेजों से भिड़े नहीं। उनको भी समझ में आ गया कि इनसे भिड़ना मतलब जो है मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, दूर ही रहो। लेकिन कुछ लोग थे जिनको नहीं समझ आया, जैसे कि डच, जैसे कि फ्रांसीसी। जरा दोनों की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने इन दोनों को खोपचे में लिया है आराम से। अंग्रेजों ने डचों को हराया बैटल ऑफ बेदरा में। डचों को कब हराया? बैटल ऑफ बेदरा में 1759 में। और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने कब हराया? बैटल ऑफ वांडी वॉश में इन द ईयर 1760, एंड वांडी वॉश इज अ प्लेस इन तमिलनाडु। ठीक है भाई। तो और बेदरा कहां पर है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। बेदरा इज अ प्लेस इन बंगाल, जगह पड़ती है बंगाल के अंदर में, ठीक है। अच्छा भाई, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने दो जानी दुश्मनों को हिंदुस्तान के अंदर समेट दिया, डचों को और फ्रांसीसियों को, और दोनों युद्धों में कौन जीता? अंग्रेज जीत गए। ठीक है भाई, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हरा दिया है तो निकाल के फिर भारत से बाहर कर देंगे, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि निकाल के बाहर कर दिया, तो आप गलत सोच रहे हो। फिर अब बताता हूं मैं गलत कैसे सोच रहे हो, जरा स्क्रीन पर देखो, अभी समझ में आएगा। देखिए,
ये हैं अंग्रेज, ये हैं डच और ये हैं फ्रांसीसी। ठीक है। अब कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर अंग्रेजों की ताकत ज्यादा थी, कुछ जगहों पर कम थी। कुछ जगहों पर डचों की ताकत ज्यादा थी, कुछ जगहों पर इनकी ताकत कम थी। कुछ जगहों पर फ्रांसीसियों की ताकत ज्यादा थी, कुछ जगहों पर इनकी ताकत कम थी। समझ गए? हिंदुस्तान एक ऐसी जगह था जहां पर ताकत ज्यादा किसकी थी और इनकी ताकत क्या थी? कम थी। आया समझ में? तो अंग्रेजों ने इनको पीट दिया। अब चलते हैं इंडोनेशिया। कहां चलते हैं? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में ताकत ज्यादा किसकी थी? डचों की। किसकी ताकत ज्यादा थी? डचों की। और डचों ने अंग्रेजों को वहां पीट दिया। अच्छा भाई, अब चलते हैं वियतनाम। और वियतनाम के अंदर ताकत ज्यादा थी फ्रांसीसियों की और इन्होंने अंग्रेजों को वहां पीट दिया। तो है क्या चीज कि इन सबके बीच में ना एक किस्म के समझौते होंगे। इन सबके बीच में क्या होंगे? इन सबके बीच में एक किस्म के समझौते होंगे कि भैया लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, ठीक है, लेकिन कोई किसी को बाहर नहीं निकालेगा, व्यापार सब लोग करेंगे। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। और भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो महाभारत हुई है, इस महाभारत को हम लोग कहते हैं कर्नाटक के युद्ध। इस महाभारत को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नाटक के युद्ध या कर्नेटिक वॉर्स कहते हैं इनको। और इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग मुझे बताएंगे हाउ वाज द क्लास, आपका अनुभव कैसा रहा, सारे मुद्दे समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो, उसके बाद फिर क्लास रैप अप करेंगे। ठीक है, रिप्लाई करिए बच्चों फटाफट। मजेदार रही क्लास? ओके। स्वप्निल कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। ऋषभ मजेदार थी। अनंत को कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया था। अनु क्लास वाज रियली गुड, अंडरस्टूड एवरीथिंग। आखिर उनके बीच भी हुआ था बेटा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। द क्लास वाज फन एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग विद इट। ओके, इट वाज अमेजिंग बाय श्रेया, बाय अनीता। सब कुछ समझ में आ गया है। इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी थी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। एंड इसको आप बना करके रखिए, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। ओके गाइस, तो अगर आपके कुछ ऑडियो है तो एक बारी ऑडियो क्वेरीज आपकी देख ली जाए एंड आफ्टर दिस फिर क्लास को खत्म किया जाएगा। मुझे कोई ऑडियो क्वेरी नहीं दिख रही है किसी भी स्टूडेंट की। तो चलिए फिर ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। विशाल जी मीटिंग एंड कर दीजिए, ठीक है। आप ओके, एचपी अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो एचपी, बोलिए बेटा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, पहली क्लास में आपने क्या करवाया था? फर्स्ट क्लास में बेटा पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेटर मुगल्स। लेटर। आप इसको हम लोग टॉपिक का नाम होगा इंडिया इन 18th सेंचुरी। ओके सर, थैंक ठीक यू। है बेटा, ओके सर। ओके ठीक है, चलिए भाई। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।